नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, हम मनोविज्ञान की सीरीज को रोक करके या यूँ कहें तो यूपी टेट के सीरीज को, श्रृंखला को रोक करके आपका जब से एग्ज़ाम का सीरीज मतलब कि टाइमिंग आया है कि 9 से 11 मई के बीच आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तब से हम लगातार आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप यूपी टेट या सी टेट तभी देंगे जब आप जो है इन चीज़ों को एक बार कवर कर लेंगे। मुझे पता है कि आप सभी लोग पिछले समय में जब से मैं इन चीज़ों को नहीं पढ़ा रहा था, जब मैं यूपी टेट स्पेशल पढ़ा रहा था, उस समय आप सभी लोग सीरीज और बुक के माध्यम से बेहतर तरीके से पढ़ाई जरूर किए होंगे। हमारी तरफ से जो भी 60 नोट्स वीडियो आपको दिया जा रहा है, इस वीडियो का केवल मात्र और एक उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग जितना भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को एक बार में समेट लीजिए। जैसे कि आपके पास सीरीज होगा तो सीरीज में इतना सारा कंटेंट दिया होता है, एक बार में आप समेट नहीं सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत ही बेहतर प्रयास किया जा रहा है कि आप एक बार पूरी चीज़ को जो है कवर अप कर लें, और जब एक बार आप पूरी चीज़ को कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरे के पूरे सिलेबस को अपने दिमाग में फिट कर पाएंगे, और जिस दिन आप परीक्षा देंगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है। और यह 60 नोट्स जो वीडियो जा रहा है, इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने कहीं इसके बारे में डिटेल में बुक का अध्ययन जरूर किया होगा। मैं हमेशा कहता हूं YouTube पर ऑनलाइन ज्यादा समय व्यतीत करने से बेहतर यही है कि आपके पास अगर समय है तो आप बुक पर अपनी मैच्योरिटी बनाइए, आप बुक को पढ़ करके अपने आप को परिपक्व करिए, और निश्चित रूप से आप सभी लोग हमारी बातों को माने होंगे और आगामी समय में बेहतर करने का आगे प्रयास करेंगे। अभी तक आपने जितना चूक किया है वह जो है क्षमा ही है, क्योंकि आपने गलत किया तो उसका खामियाजा आप ही भुगतेंगे। और अगर आपने पढ़ाई किया है तो निश्चित रूप से 60 नोट्स वीडियो आपको 100% 95% के ऊपर पहुंचाने वाले हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, आज के वीडियो में सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे मित्रों, सामाजिक विज्ञान के नोट्स की बात करेंगे, और इस सामाजिक विज्ञान में संपूर्ण इतिहास को हम कवर करने वाले हैं। पीडीएफ वीडियो है। कुछ लोग कहते हैं सर पीडीएफ, देखिए पीडीएफ जो है आपको 24 घंटे के बाद अब दी जाएंगी। उसका कारण ये है मात्र और मात्र एक कारण, मैं अपनी पूरी बात बताता हूं, मैं कोई बात छिपाता नहीं हूं। उसका कारण यही है 24 घंटे के बाद पीडीएफ देने का, क्योंकि आपको जब पीडीएफ पहले मिल जाता है तो आप हमारे वीडियो को देखते नहीं हैं। कंटेंट हम नहीं लिखते हैं, कंटेंट कोई दूसरे गुरुजी लिखते हैं, उनके पास समय, आप समझ सकते हैं सामाजिकता क्या चल रही है ना। YouTube पर आप सभी लोग मात्र 1 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप देख लेते हैं पीडीएफ कहाँ मिल रहा है। आप टेलीग्राम पे जाते हैं, पीडीएफ लेकर के समाप्त कर देते हैं वीडियो को। इससे जो है थोड़ा सा जो YouTube के एल्गोरिथम होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ना पूरा वीडियो देखिए तो 2 नंबर पे करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। मैं कभी भी रील और रियल लाइफ में अंतर नहीं रखता हूं। जो चीजें सत्य है उस सत्यता को ऑन कैमरा कहने की हिम्मत रखता हूं, और इसी वजह से YouTube पर एक स्थान बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि 2 पर करके वीडियो को देखिए, लेकिन अगर आप निशांत ज्ञान को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को देखा करिए। ठीक है, तो चलिए सामाजिक विज्ञान की शुरुआत करते हैं पूरे के पूरे इतिहास के वीडियो को। सीधे हम इतिहास विषय पर आते हैं, और इतिहास विषय के संपूर्ण पीडीएफ नोट्स को आपके सामने हम डिस्कस कर देते हैं। पूरे के पूरे वीडियो को हमें उम्मीद रहेगी कि आप सभी लोग ईमानदारी से, ध्यान से और प्रतिबद्धता, तन्मयता को दिखाते हुए पूरी वीडियो को ईमानदारी से देखेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास के सब्जेक्ट को। और सबसे पहले हम इतिहास को बताते हैं, इतिहास होता क्या है। मित्रों, बीते हुए समय में लोगों के विषय में जानना ही क्या होता है, इतिहास होता है। यह एक धरती है, इस धरती पर आने और जाने का क्रम चलता रहता है। जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, जो कल थे वो आज नहीं हैं, और जो कल थे वो आज नहीं हैं, उनके बारे में ही जानना क्या होता है, इतिहास होता है वर्तमान की पीढ़ी के लिए। ठीक है, इतिहास के जनक के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस साहब हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। तो इतिहास जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा होता है। एक होता है प्राक ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। मित्रों, प्राक ऐतिहासिक काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल भी बोल देते हैं। इसके बारे में हम संधि में अलग से डिस्कस करेंगे कि इसे प्राग ऐतिहासिक काल क्यों बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे प्राग ऐतिहासिक काल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जानने के लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। इसमें जो कुछ भी मिलता है
वह लिखित नहीं होता है, बल्कि उसमें जो है कुछ कुछ सामान मिल जाते हैं जिससे हम अंदाजा केवल लगाते हैं कि यह जो है ऐतिहासिक वस्तु रही होगी। आगे बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। मित्रों, ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य तो मिल जाए लेकिन उस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं सके, वही होता है आद्य ऐतिहासिक काल। मित्रों, आप सभी लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से परिचित होंगे। उस हड़प्पा सभ्यता में जितने भी साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्यों में से हम किसी भी साक्ष्य को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। हालांकि लिखित साक्ष्य हमें जरूर मिले हैं लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता बोल देते हैं। ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी होते हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है और इसे समझा भी जा सकता है। जैसे आधुनिक भारत के इतिहास की बात किया जाए तो आधुनिक भारत के इतिहास के लिखित साक्ष्य भी हैं और उसे हम पढ़ते भी हैं और उसे हम समझते भी हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं इतिहास के बारे में जो प्राक ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक है, आपने समझ लिया होगा। इतिहास जानने के स्रोत के बारे में बात करते हैं कि हम इतिहास को कैसे जानते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास को जानते हैं। पुरातात्विक का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के अंदर से जो चीजें हमें मिलती हैं उसके माध्यम से हम एक अंदाजा लगाते हैं कि इतिहास ऐसा रहा होगा उस समय। अभिलेख के बारे में क्या है मित्रों? अभिलेख किसे कहते हैं? यह अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख का अंश जो है कहां से मिला? लुम्बिनी, नेपाल से मिला। ठीक है, अभिलेख का मतलब ये नहीं है कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे जो साक्ष्य हैं जो कि हमें पत्थरों पर जो है किसी तरीके से लिखित रूप से हमें मिले और हम उसे पढ़ पाएं। तो ये जो है जब कोई आकस्मिक कोई भूकंप या सुनामी या अन्य कोई बाढ़, सूखा जैसी घटना आई होगी तो वह जो पत्थर है वह मिट्टी के नीचे दब गया होगा। और जब हम आज खुदाई उदाई करते हैं तो उस अभिलेख को पा जाते हैं और उस अभिलेख को पाने के बाद हम उसे पढ़ लिख लेते हैं और उससे हमें पता चलता है। यही होता है पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि उस अभिलेख को हम जो है पृथ्वी के नीचे से खुदाई के माध्यम से निकाले हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आगे समझाने का प्रयास किया गया है कि अशोक का एक रुम्मिनदेही का अभिलेख है जो लुम्बिनी, नेपाल के पास से मिला है। इसमें क्या साक्ष्य मिला? इसमें मिला कि उपज का 1/8वां भाग जो है राजा को कर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, केवल अभिलेख का एक उदाहरण के रूप में सर ने आपको समझाया है। सिक्के व मुहरे की बात करें मित्रों, सिक्के व मुहरे शासक का नाम अंकित होता था। जितने भी उस समय सिक्के चलते थे उस पे जो है शासक का नाम अंकित होता था, जिसके माध्यम से हम पता लगाते थे कि शासक कैसा रहा होगा। आगे बात करते हैं मित्रों धौलावीरा के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें आपको जो है एक्स्ट्रा दिखाई दे रही होंगी, तो केवल और केवल आपको बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए बीच में अलग अलग चीज़ें डाली गई हैं। तो धौलावीरा क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक पूरा स्थल है और यह धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें मित्रों सारनाथ स्तूप के बारे में। ध्यान रखिएगा, यह महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, सारनाथ में ही। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर है? तो यूपी में है। ठीक है, धामेक स्तूप की बात करें, धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। आगे बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत जैसे वेद से हमें जो है इतिहास की जानकारी मिल जाती है, धार्मिक साहित्यों से हमें जानकारी मिल जाती है। वेद कौन से? वैदिक कालीन विवरण हमें वेद से मिलता है। वेद कितने हैं अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। रामायण एवं महाभारत जो महाकाव्य कालीन समाज का विवरण हमें मिलता है। रामायण से हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत से श्री कृष्ण और उस समय की प्राचीन धरोहर और प्राचीन उस समय की समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रामायण के रचयिता तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं और महाभारत के रचयिता की बात की जाए तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। और इसी महाभारत को जो है हम पुराने समय में जय संहिता के नाम से जानते थे। आगे बात करें मित्रों जैन एवं बौद्ध एवं जातक कथा। जैन एवं बौद्ध साहित्य में एक जातक कथा चलती थी, उसमें जो है तमाम तरीके की इनके बारे में कथाएं प्रचलित थी, जिसके माध्यम से हमें जो है जैन व बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की जानकारी जो है जैन व बौद्ध साहित्य और जातक कथाओं से ही हमें प्राप्त होती है। धर्मेतर साहित्य का मतलब यह है कि जो धर्म से इतर कुछ लोगों ने साहित्य का निर्माण किया था, अर्थात जैसे बात करें पंडित चाणक्य के बारे में, कौटिल्य के बारे में, इन्हें महापंडित के नाम से उद्घोषित किया जाता है। तो कौटिल्य या चाणक्य कौन थे? तो यह जो है मौर्यकालीन साम्राज्य का विवरण देते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि धर्म अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो वह कौटिल्य ही है। और जो अर्थशास्त्र है, वह जो अर्थशास्त्र कौटिल्य के बारे में लिखा गया है, उस अर्थशास्त्र में इन्होंने अर्थ के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने राजनीति के बारे में बताया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। राजतरंगिणी की बात करें मित्रों, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ जी राजतरंगिणी के लेखक हैं। और राजतरंगिणी में क्या किया गया है? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। यह वही कश्मीर है जो आज जो है, अगर
आपसे कहा जाए कि पृथ्वी का स्वर्ग भारत देश में कहाँ है तो कश्मीर में ही है। मुझे आज तक सौभाग्य नहीं मिला कश्मीर घूमने के लिए, लेकिन कभी सौभाग्य मिलेगा तो वास्तव में इस स्वर्ग का जरूर दर्शन आपको करना चाहिए। आगे बात करें मित्रों इंडिका, तो इंडिका जो है मेगस्थनीज का एक पुस्तक है। आप समझ सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कालीन, इसमें समाज के बारे में निर्णय मतलब वर्णन किया गया है। यात्रा विवरण की बात करें तो फाहियान जो है चीनी यात्री था जो कि गुप्त काल में आया था। आप बताइएगा फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। और यात्रा विवरण की बात करें भेनसांग जो है यह भी चीनी यात्री था, हर्षवर्धन काल में भारत आया था और इसने भी जो है यात्रा विवरण आपके सामने डिस्कस किया था। तो बताइएगा फाहियान ने कौन सी बुक लिखी थी यात्रा विवरण और भेनसांग ने कौन सी बुक लिखी थी। थोड़ा सा आप भी सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें लगेगा कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। अतिरिक्त में आप ध्यान रखिएगा बीसी और एसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं होती थी उसे हम बीसी कहते हैं। और एडी का मतलब है एनु डोमिनी, अर्थात ईसा मसीह के बाद की जो घटनाएं हैं उसे हम एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी बोलते हैं, इसे हम ईसवी बोलते हैं। एक जैसे एएम पीएम के बारे में, जैसे 12 AM हो रहा है, 12 PM हो रहा है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन है, तो आप इस चीज़ों को जानते हैं। तो बीसी और एडी के बारे में भी आप जानकारी रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सबसे बड़ा संग्रहालय विश्व का, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है और कौन है, तो ब्रिटिश म्यूजियम नाम है और लंदन में स्थित है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के नाम पूछा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता। आगे बात करते हैं मित्रों, अब आपका जो है पूरे के पूरे इतिहास का जो स्रोत है, इतिहास के बारे में जानकारी है, पूरा समाप्त हो चुका है। अब पाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं। पाषाण काल क्या था, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। पाषाण काल जो है मानव विकास को विभेद की जानकारी मिलती है कि मानव का विकास किस किस तरीके से होता आया है और किस किस तरीके से मानव का विकास होते हुए आज हम सभ्य समाज में जी रहे हैं। माँ को माँ और बहन को बहन समझ रहे हैं। इसकी प्रक्रिया जो है बहुत लंबे अरसे से चल रही थी और आज हम संस्कारित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्वजों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे तो आप लोग कहते हैं पंडित ज़्यादा मतलब कि पंडिताई करने लगते हैं, ऐसी बातें कुछ कमेंट आपका आता है। तो देखिएगा मानव विकास के विभेद आदि की जानकारी इसमें मिलती है। पूरा पाषाण काल होता है। पाषाण काल को किस तरीके से बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था, इस समय खाना बदोश जीवन लोग व्यतीत करते थे, अर्थात यह जो है एक जगह पे खाना मिल गया तो वहाँ खा लिए, उसके बाद वहाँ कोई उनका निवास स्थान नहीं होता था। एक जंगल से दूसरे जंगल खाने के लिए भटकते रहते थे। इस समय उनका मात्र एक काम रहता था कि अगर जीवन ईश्वर ने दे दिया है तो हम इस जीवन को कैसे चला पाए, और इस जीवन को चलाने के लिए खाने की आवश्यकता है, तो घूम घूम करके केवल खाते थे। आंखें टक करते थे, अर्थात शिकार करते थे, समूह में रहते थे। अगर अकेले रहेंगे तो शेर आके खा जाएगा, इसलिए सब समूह में रहते थे। सहयोग करते थे, अगर सहयोग नहीं करेंगे एक दूसरे का तो कोई न कोई जंगली जानवर उन्हें खा लेता था। आग की खोज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आग की खोज किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। यह जो है पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मध्य पाषाण काल की बात करें मित्रों, मध्य पाषाण काल में होता यह था कि ये लोग जब पूरा पाषाण काल में जो है एक खाने को जो है तुरंत मारते थे पशु को और कच्चे खा जाते थे। उसके बाद उसमें आग की खोज किए तो भून करके खाने लगे। लेकिन मध्य पाषाण काल में इस संग्राहक की भूमिका में आ गए, अर्थात ये मांस को पशुओं को मारते थे, मारने के बाद इन्हें जो है संग्रहित करने का प्रयास करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर हम संग्रहित कर लेंगे तो 2-4 दिन खाने के लिए हमें मिल जाएगा कोई किसी दिन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा संग्राहक की भूमिका कब अदा करने लगे, तो मध्य पाषाण काल में। खेती के बारे में जानने लगे कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खा लें तो हमें जो है ताकत प्रदान करती हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा मनुष्य के द्वारा पालतू पशु, अगर आपसे पूछा जाए पहला पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता पहला पालतू पशु था। आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। कुत्ते को क्यों पालते थे, आज भी कुत्ते को क्यों पालते हैं, इसके बारे में बताने की आवश्यकता अब नहीं है, ठीक है। नवपाषाण काल क्या होता है, नवपाषाण काल में उत्पादक की भूमिका में लोग आ गए। उत्पादक की भूमिका का मतलब यह है कि इस समय जो है ये लोग खेती करने लगे और खेती के माध्यम से ज़्यादा कुछ चीज़ें उत्पन्न करने लगे। इसमें जो है ताम्र युग इसे कहा गया। पहले जो है सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य ने मतलब कि
किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे की धातु का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मनुष्य ने किया था। और कब किया था? तो नवपाषाण काल में। और ध्यान रखिएगा एक चीज एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, नवपाषाण काल में ही सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें यहां पे डिस्कस किया गया है, ईमानदारी से देखिएगा वीडियो को। हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1520 ईस्वी पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में होती है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, सब लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता इसे बोलते हैं और इसे लोग सिंधु नदी लगा देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप निशांत ज्ञान के चाहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इस बात को इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक स्थान पे है। ये सिंधु नदी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को? क्योंकि अधिकतर जो उस समय खुदाई का कार्य हुआ, अधिकतर जो स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही मिले हैं। इस वजह से इस हड़प्पा सभ्यता को पूरे सामूहिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन हड़प्पा जो स्थान मिला है वह सिंधु नदी के किनारे नहीं मिला है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे मिला है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने UPSSC पेट, जब PET प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होने वाला था, उस समय हमने जो है हड़प्पा सभ्यता और तमाम सारे इतिहास के वीडियोज हमने आपको जो है प्लेलिस्ट में ऐड करवाया था। तो उस वीडियो को आप डिटेल में जानकारी के लिए देख सकते हैं। हम यहाँ पे डिटेल में अगर जानकारी आपको देने लगेंगे, लेक्चर देने लगेंगे, तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, मोहनजोदड़ो के बारे में अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज होती है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, या सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। भारत में पुरास्थल कौन कौन से मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रोपड़ जो है कहाँ पे मिला? पंजाब में मिला। कालीबंगा राजस्थान में मिला। लोथल कहाँ? गुजरात में मिला। दाइमाबाद कहाँ मिला? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ स्थल हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीरपुर जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता है। और यह कहाँ स्थित है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे रखा नहीं है उसे। इमारतें इस समय आयताकार होती थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भोजन कौन कौन सा था? चावल, गेहूं, जौ इस समय मुख्य भोजन हुआ करता था। मनका बनाने का कारखाना VVI करके आप ध्यान रखिएगा चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। धर्म इस समय जो है मातृ पूजा, शिव एवं पशु एवं वृक्ष पूजा था। इस समय जो है माता की जो है सबसे ज़्यादा, एक तरीके से कहा जाए, समाज में स्त्रियों की दशा जो है बहुत ही बेहतर चल रही थी। स्त्रियों की दशा शोचनीय नहीं थी। स्त्रियां भोग विलास का साधन नहीं मानी जाती थी। स्त्रियों को देवी के रूप में दर्जा दिया गया था। तांबा और टिन के निर्माण से जो है कांस्य की, मतलब कि कांसे का निर्माण होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो में कांसे से बनी मूर्ति हमें प्राप्त हुई थी। इस सभ्यता के जो लोग थे वो शांतप्रिय लोग थे। इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तांबा और टिन के मिश्रण से कांसा का निर्माण हुआ और इस युग में सबसे ज़्यादा जो असलहे बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो धातुओं के बर्तन मिले हैं वो सभी जो है कांस्य धातु के मिले हैं, इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। भारत की पहली नगरीय सभ्यता इसे बोला जाता है। इस समय जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छे शहर में जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, अच्छी नाली होगी, अच्छे रोड होंगे, उस समय ऐसे ही अच्छी नाली और अच्छे रोड जो है हड़प्पा सभ्यता में मिलते थे। कपास उत्पादन, सूती वस्त्रों का उत्पादन इनके समय में होता रहता था। हड़प्पा की लिपि जो है दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। जैसे आप वर्तमान में बाएं से दाएं की तरफ हिंदी लिपि को लिखते हैं, देवनागरी लिपि को लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा काल में जो है बाएं से दाएं लिपि लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे उर्दू और अरबी को लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आपको जानकारी के लिए बता दें, हमें भी कुछ उर्दू का ज्ञान है। हमने भी बचपन में उर्दू का जानकारी लिया था। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर आप कितने ज़्यादा जानकार हैं, तो जानकारी इस केवल और केवल एक वजह से मैंने लिया था कि हमें अधिक से अधिक जानने की इच्छा बचपन से ही थी। आगे बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह भी आपके सामने है। केवल थोड़ा सा जानकारी आप ध्यान रखिएगा। 5000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके बीच स्थित हुई? दजला फरात नदी के बीच है। जिगुरत प्रमुख देवता थे इसके, मेसोपोटामिया के जिगुरत। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? जिगुरत थे। मेसोपोटामिया में जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, चित्र के माध्यम से बताया जाता था। क्या हम आपसे कहना चाहते हैं? मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। 5000 से 2000 ईस्वी पूर्व यह भी था।
ठीक है। शव पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ लगा करके शवों को जो है रख दिया जाता था। माना जाता था कि ये शव जैसे कि माना जाता था कि ये शव जो है दोबारा से जीवित होंगे और हमें जो है अपना आशीर्वाद देंगे। महज एक अंधविश्वास था, लेकिन इन शवों को जो है मम्मी कहा जाता था। और आज भी जो है जब आप मिस्र इजिप्ट जाएंगे तो वहाँ पे ऐसी पुरास्थल आपको देखने को मिलेंगे। पुरास्थल नहीं, लाइब्रेरी के टाइप का बनाया गया है, मम्मी को रखा गया है उसे, मम्मी। पिरामिड क्या होता था? इसी पिरामिड में, पिरामिड आकार का होता था, इसी में जो है शव स्थान होता था, अर्थात शवों को जो दफन किया जाता था, दफन करने के बाद उसके पिरामिड टाइप का आकार बना दिया जाता था। चीन की सभ्यता के बारे में ध्यान रखिएगा। 2500 ईस्वी पूर्व वांगहो नदी के तट पर चीन की सभ्यता का विकास हुआ था। साटन के क्या लिखा गया है? काटन के कपड़े, बांस पर लिखना, कागज की खोज, सब जो है चीन पे हुई थी। आपसे क्वेश्चन किया जाए सर्वप्रथम कागज की खोज कहाँ हुई थी, तो चाइना में हुआ था। बांस के खुज्जों से, बांस का जो अंदर वाला सफ़ेद वाला पार्ट होता था, वैसे आप गांव के हैं तो बांस को तो जानते होंगे, है ना। तो बांस से जो अंदर वाला सफ़ेद हिस्सा होता था, उसी से जो है सर्वप्रथम चाइना वासियों ने ही कागज का निर्माण किया था। आगे बात करें मित्रों क्रीट सभ्यता के बारे में, 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व था, ठीक है। इसे जो है महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। भूमध्य सागर के किनारे स्थित था और बर्तन पर सुंदर चित्रकारी के कारण क्रीट सभ्यता फेमस हुई थी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं वैदिक काल के बारे में मित्रों। 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का जो एज था, मतलब कि काल था, उसे हम वैदिक काल के बारे में जानते थे। आर्य के बारे में ध्यान रखिएगा, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। सप्त सैंधव किसे कहते हैं? 7 नदी, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, ये जो 7 नदियां थी, इन्हें जो है सामूहिक रूप से सप्त सैंधव बोला जाता था। ब्रह्मवर्त क्या है? ब्रह्मर्षि क्या है? आर्यवर्त क्या है? दक्षिणापथ क्या है? ध्यान रखिएगा, ब्रह्मवर्त किसे कहते थे? दिल्ली के आसपास वाला जो एरिया है, इसे हम ब्रह्मवर्त कहते हैं। और उसके बाद बात करें मित्रों क्या बात है, ब्रह्मर्षि किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मर्षि जो है गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को बोलते हैं। आर्यावर्त जो है हिमालय से विंध्याचल के क्षेत्र को जो है आर्यावर्त बोला जाता था, अर्थात हम जो अब अपने बारे में नहीं बातचीत करेंगे। दक्षिणापथ की बात करें मित्रों, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर जो था उसे हम दक्षिणापथ बोलते थे। वेद किससे किससे बना है? तो वेद जो है संस्कृत के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, आप सभी लोग जानते हैं। आर्यों के प्रिय देवता के बारे में अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें तो बहुत सारे देवता थे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ें मैंने यहाँ पे समेटने का प्रयास किया है। आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे, जो उन्हें विजय दिलाते थे, ठीक है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद का नाम दिया जाता है। गायत्री मंत्र जो है इसी वेद से लिखा गया है। गायत्री मंत्र के रचयिता अगर आपसे पूछा जाए तो महर्षि विश्वामित्र जी जो है गायत्री मंत्र के रचयिता हैं। गायत्री मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो है हमारा गायत्री मंत्र है हिंदू धर्म का। तो यह जो है ऋग्वेद में सबसे पहले इसका नाम लिया गया, और यह जो है लेखक इसके कौन रहे? तो विश्वामित्र जी इसके लेखक रहे। सामवेद की बात करें मित्रों, भारतीय संगीत के 7 स्वर जो हैं सा रे गा मा पा धा नी, ये जो है सामवेद में ही है। इसके जो श्लोक हैं यह गायन के तरीके से गाए जाते हैं, इसी वजह से सामवेद को जो है गीतों का जो है राजा कह दिया जाता है। इस एक तरीके से ध्यान रखिएगा, गीतों का सर्वप्रथम शुरुआत या धुन की सर्वप्रथम शुरुआत सामवेद में हुई थी। यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद जो है विभिन्न यज्ञ विधियां जो है यजुर्वेद में पाई जाती हैं। यज्ञ किस तरीके से कराया जाएगा, अश्वमेध यज्ञ क्या क्या होता है, तमाम तरीके के यज्ञ जो है पहले होते थे, तो सभी विधियां जो है यजुर्वेद में कराई जाती हैं। अथर्ववेद की बात करें मित्रों, यह सबसे नवीन वेद है, और इस अथर्ववेद में जो है अंधविश्वास की बढ़ोतरी हुई। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन हुआ। तो आप सभी लोग आज भी जो है अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं इसके चक्कर में। मित्रों ध्यान रखिएगा, इस समय जो है कुछ यव को क्या कहा जाता है? जव को जो है यव बोला जाता था, दही को जो है नवनी बोला जाता था, गेहूं को जो है गोधूम बोला जाता था, चावल को जो है ब्रीह बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में चावल को ब्रीह कहा जाता था, गेहूं को गोधूम कहा जाता था, जव को यव बोला जाता था, और दही को जो है नवनी बोला जाता था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? इस समय समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। इसके बारे में आप सभी लोग डिटेल में अगर आपने पढ़ाई किया होगा जरूर जानते होंगे। ब्राह्मणों को जो है इस समय जो है बहुत बड़ा दर्जा प्राप्त हुआ करता था। उसके बाद समूह की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय होते थे, और उसके बाद जो है
जो वैश्य की रचना किया गया था। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान के समय में ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला बच्चा ब्राह्मण होता था, लेकिन उस समय जब वैदिक काल चल रहा था, वैदिक काल को हम 2 पार्टों में विभाजित किए हैं, मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। वैदिक काल को 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एक है पूर्व वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में जो है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता था। अगर ब्राह्मण का बेटा पढ़ाई लिखाई में अच्छे से मेहनत नहीं कर रहा है, उसे जानकारी नहीं है, अगर उसके पास बल ज़्यादा है तो वो क्षत्रिय बनता था, अगर उसके पास दिमाग ज़्यादा है गेम खेलने का, व्यापार करने का, तो वह वैश्य बनता था, अगर उसके पास सेवा भावना है तो वह शूद्र बनता था। ठीक है, और वर्तमान के समय में ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बच्चा ब्राह्मण कहलाता है, चाहे वह कुछ भी हो। तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था होती थी बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी। उस समय जाति जो वर्ग निश्चित होता था, वह पैदा अर्थात आपके जिस वर्ग में आप पैदा हो गए उसके माध्यम से नहीं होता था, आपके गुणों के माध्यम से आपका वर्ग निर्धारित किया जाता था। चलिए आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। इस समय 4 आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 25-25 साल का होता था। माना जाता था कि एक व्यक्ति की आयु जो है 100 वर्षीय होती थी। 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। इसमें जो है केवल और केवल आश्रम में रह करके, गुरु के समीप रह करके बालक जो है शिक्षा ग्रहण करता था, और इसमें जो है शादी विवाह के बारे में वो सोचता तक नहीं था। गृहस्थ आश्रम 25 साल के बाद उसकी शादी होती थी और 50 साल तक वह अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था, उसके अपने पुत्रों की प्राप्ति करता था और पुत्रों को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करता था। 50 से 75 वर्ष के बीच वानप्रस्थ अर्थात वन में चला जाता था और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। संन्यास आश्रम की बात करें मित्रों, 75 से जब आप ऊपर एज हो जाती थी तो उस समय जो है आत्मचिंतन का समय आ जाता था और कोशिश किया जाता था कि अब हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता है, गाय की चोरी करने वाले को दस्यु कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लोहे की खोज कब हुई थी? तो लोहे की खोज जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उपनिषद को मित्रों वेदांत कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा 108 है। ठीक है, वेदांग दूसरा है, वेदांत जो है उपनिषदों को ही कहा जाता है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद का वाक्य है? तो मुंडकोपनिषद का वाक्य है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूपी पुलिस तमाम सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। मित्रों जैन धर्म के बारे में बात कर लें। अब जैन धर्म जो है ऋषभदेव इसके संस्थापक थे, इसके प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे। आपसे क्वेश्चन जैन धर्म से अगर पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है महावीर स्वामी के बारे में, तो इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनका जन्म जो है वैशाली बिहार राज्य में कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। जो महावीर जी थे ये जो है 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे। इनका जो मेन उद्देश्य था कि हमें जो है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, अर्थात यह चाहते थे कि हम कभी बूढ़े हो ही न, है ना। आगे बात करते हैं। यह जो है जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें जिन कहा गया, अर्थात यह विजेता कहलाएं। अपने सिद्धांतों का प्रचार इन्होंने किस भाषा में किया? तो इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने विचारों का, सिद्धांतों का प्रचार किया। कैवल्य जो है इनके समय में मोक्ष को जो है कैवल्य कहा जाता था। इन्होंने त्रिरत्न दिया था। सही बात में विश्वास करना चाहिए, सही बात को ठीक से समझना चाहिए और उचित कर्म करने चाहिए। इन्होंने यही त्रिरत्न दिया था। ठीक है, इनके जो जैन धर्म है 2 भागों में बाद में विभाजित हो गया था। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कैसे कैसे विभाजित हुआ था, केवल 60 नोट्स में बस यही है कि 2 भागों में विभाजित हुआ था। एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। श्वेतांबर में कुछ ये जो होते थे जो है सफेद वस्त्र को धारण करते थे, और दिगंबर जो होते थे यह दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते थे, अर्थात यह निर्वस्त्र रहते थे। महाव्रत कौन कौन से थे? जीवों पर दया करते थे, सत्य बोलते थे, चोरी नहीं करते थे, अनुचित धन नहीं इकट्ठा करते थे, इंद्रियों को वश में करते थे। इनके महाव्रत थे। इनके 5 महाव्रत कौन कौन से थे? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सबसे जब महावीर स्वामी के तीर्थंकर बनने से पहले 4 महाव्रत दिए गए थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 महाव्रत दिए गए थे। महावीर स्वामी ने इन्हें 5वां महाव्रत दिया था ब्रह्मचर्य। इस बात को ध्यान रखिएगा। पापों का त्याग ही जो है महाव्रत इस समय कहलाता था। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म क्या होता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस मैंने नहीं किया है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा 563 ईस्वी पूर्व जो है नेपाल के कपिलवस्तु में जो है लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कहे जाते थे महात्मा बुद्ध, यही बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और ये जो है शाक्य गणराज्य के राजा थे। महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के जो
सिद्धार्थ थे, इनका जो प्रथम उपदेश था इन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। इन्होंने मध्यम मार्ग के बीच का रास्ता निकाला था। न ही ये कहते थे कि अधिक विलासिता में जीवन यापन करो, न ही यह कहते थे कठोर तपस्या करो, तपस्या करने कहीं बैठ जाओ तो माटी की मूर्ति बन जाओ, यह भी ये नहीं कहते थे। बीच का मार्ग निकाले थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया था। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध का मार्ग भी है। अर्थात इन्होंने कहा कि अगर जीवन है तो जीवन में दुख रहेगा, एक ही दुख नहीं रहेगा, दुखों का एक समुदाय रहेगा। अगर दुखों का समुदाय है तो दुख को हम रोक भी सकते हैं, और अगर हम दुख को रोक सकते हैं तो दुख रोकने के लिए बहुत सारे मार्ग इन्होंने बताया। कौन कौन से मार्ग बताए थे? इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग इनके थे। सम्यक का मतलब होता है सुचारू, अच्छी या बेहतर तरीके से। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है अच्छी दृष्टि रखी जाए, सम्यक संकल्प रखा जाए, सम्यक वचन रखे जाए, अच्छी कर्म रखे जाए, अच्छी आजीविका रखी जाए। तो इससे आप बताने की आवश्यकता नहीं है। दुख से छुटकारा पाना क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। उपदेश इन्होंने जो है पाली भाषा में दिया था। जैन धर्म में उपदेश प्राकृत भाषा में, बौद्ध धर्म में उपदेश पाली भाषा में। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यूपी के कुशीनगर में हुआ था। और महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को कब हुआ था, इस बात को आप बताइएगा, ठीक है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनका डेथ हुआ था। बौद्ध धर्म का विभाजन जो है हीनयान और महायान में हुआ था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त में आप ध्यान रखिएगा तिरंगे में बना चक्र जो है बौद्ध धर्म का ही एक विशेष बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों, छोटे छोटे महाजनपदों को मेल से जो है महाजनपद का निर्माण हुआ था। छोटे छोटे जनपदों के मेल से महाजनपद का निर्माण हुआ था। 16 महाजनपद आपके शासनकाल में मतलब कि आपके इतिहास में पाए जाते हैं। कौन कौन से 16 महाजनपद हैं? इसमें से जो है 14 जो है क्या है, सॉरी, इस समय हम आपको बताते हैं। इसमें 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। क्या थे? 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो राजतंत्र थे उनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। कौन कौन सी थी, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अंग, मगध। अंग कहाँ है? मुंगेर और भागलपुर वाला जिला। मगध कहाँ है? पटना और साहिबाबाद वाला जिला, गया साहाबाद वाला। काशी जो है वाराणसी को। कौशल किसे कहा जाता है? फैजाबाद गोंडा बहराइच वाले भाग को। वत्स किसे कहा जाता है? प्रयाग मिर्जापुर को कहा जाता है। चेद किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड को कहा जाता है। कुर जो है हरियाणा दिल्ली को बोला जाता है। पांचाल जो है यूपी बरेली बदायूं फर्रुखाबाद को बोला जाता है। सूरसेन जो है ब्रजमंडल और मथुरा को बोला जाता है। मत्स्य जो है अलवर भरतपुर और जयपुर को बोला जाता है। अवंती जो है मालवा को बोला जाता है। अशमक जो है नर्मदा और गोदावरी के बीच को बोला जाता है। गांधार जो है पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। कंबोज जो है पाक में हजारा जिला जो है उसे कंबोज बोला जाता था। तो जो है 14 राजतंत्र हुआ करते थे, अर्थात इसमें राजा का बेटा राजा होता था। लेकिन जो गणतंत्र थे इसमें जो है जनता के थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया था। इसमें जो है 2 थे, वज्जी और मल्ल। वज्जी क्या था? बिहार में गंगा नदी का जो उत्तर वाला भाग है उसे वज्जी कहा जाता था। और मल्ल जो है देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर वाले एरिया को जो है मल्ल कहा जाता था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस समय जो है प्रमुख शक्तिशाली जो महाजनपद थे वो 4 ही थे। कौन कौन से? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये 4 जो है बहुत ही शक्तिशाली जो है महाजनपद हुआ करते थे और बाकी बहुत नॉर्मल हुआ करते थे, ठीक है। और विशेष करके अगर इसमें बात करें तो मित्रों मगध और अवंती जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस समय, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली इन चारों में से ये 2 थे। सिकंदर के बारे में बात करें, सिकंदर के बारे में, ये यूनान देश के मैसेडोनिया राज्य का राजा हुआ करता था। यह जो है भारत पर क्यों आया था? तो भारत को विजय अर्थात पूरे विश्व को जीतने के उद्देश्य से भारत पे आक्रमण किया था। इसके आने का क्या प्रभाव पड़ा था? इसके आने से जो है यूनान से संपर्क हो गया था और व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया। यह आया था तभी तो हमें यूनान से जानकारी मिली, अर्थात हम यूनान का रास्ता जान पाए कि भाई पूर्वोत्तर साइड से हम भारत में प्रवेश कर सकते हैं, भारत से बाहर जा सकते हैं। सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में यूनान का प्रभाव ज़्यादा था और बढ़ा, ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में मौर्य साम्राज्य है, थोड़ी बहुत आप ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो चाणक्य ने जो है बालक चंद्रगुप्त की सहायता से मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया था। और जो उस समय के राजा थे घनानंद थे, उन्हें जो है पराजित करके चंद्रगुप्त ने अपने आप को राजा के रूप में बैठाया था। चाणक्य जी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। राज कीलकम खेल खेलते हुए सर्वप्रथम चाणक्य ने जो है बालक चंद्रगुप्त को देखा था। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति को परास्त किया था। किसने?
किसने परास्त किया था? चंद्रगुप्त ने। और इनके ही बेटी से जो है इन्होंने शादी भी कर लिया था, यह विशेष जानकारी है। हिंदू कुश पर्वत चंद्रगुप्त को सेल्यूकस ने संधि उपहार में दे दिया था। सेल्यूकस हिंदू कुश पर्वत को। मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने मौर्य दरबार में भेजा था। ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। और अर्थशास्त्र में आर्थिक जानकारी नहीं है, अर्थशास्त्र में जो है किसकी जानकारी है? राजनीति के बारे में जानकारी है। आगे बात करें मित्रों, अशोक का मतलब कि चंद्रगुप्त का लड़का जो हुआ बिंदुसार हुआ है, चंद्रगुप्त का बेटा राजा बना। उसके बाद इनका बेटा अशोक राजा बनता है, यह बिंदुसार का बेटा था। अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? इन्होंने जो है कलिंग युद्ध में सबसे ज़्यादा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व जो है कलिंग युद्ध होता है। इनके शासन के 8वें वर्ष जो है कलिंग का युद्ध होता है। और यही वही कलिंग है जो वर्तमान का उड़ीसा वाला एरिया है। इसमें जो है कलिंग युद्ध होता है। 1 लाख निर्मम लोग मारे जाते हैं, जिसे देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह जो है अपना तलवार रख देता है, कहता है हम शांति से शासन करेंगे। ठीक है। अशोक को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। आप इसे जानकारी ध्यान रखिएगा। पीठ से पीठ सटा करके जो 4 सिंह बैठे हुए हैं, यह इसका राज चिन्ह हुआ करता था और वर्तमान में भारत का भी राज चिन्ह है। यह सारनाथ के स्तंभ में स्थापित किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। धर्म को पाली भाषा में जो है धम्म कहा जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन भी हुआ करता था इस समय। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो आप ध्यान रखिएगा कब हुआ था, इसके बारे में आप इन चारों के बारे में आपको बताना है। मैंने यहाँ पे केवल यही लिखवाया है क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशौक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ठीक है। इसके बाद अंत में होता क्या है? बौद्ध संगीत का मतलब होता है बौद्ध सभा। ठीक है। पुष्यमित्र संघ जो है मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश को समाप्त कर देता है और बाद में जो है शुंग वंश का प्रारंभ कर देता है। अतिरिक्त में आपको जानकारी के लिए बता दूं, संगम साहित्य जो है, संगम साहित्य चोल जो कोरोमंडल तट है, आप सभी लोग जानते हैं, जो केरल वाला तट है उसे हम कोरोमंडल तट बोलते हैं, उस वहाँ संगम साहित्य से ही हमें यह जानकारी मिलती है। ठीक है। संगम साहित्य से हमें चोल के बारे में, चेर के बारे में और पांड राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा चोर, चेर और पांड की जानकारी कहाँ से मिलती है? संगम साहित्य से मिलती है। मौर्य वंश के बारे में आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व राजा बनता है। उसके बाद उसका लड़का बिंदुसार राजा बनता है 298 से 233 तक। उसके बाद 273 तक, 273 से 236 तक जो है अशोक राजा बनता है और उसके बाद अंतिम शासक बृहद्रथ होता है। आपसे यही 3 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे बात करते हैं चैत्य जो बौद्ध धर्म का प्रार्थना स्थल होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कार्ले का चैत्य जो है सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने बनवाया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत में सोने के सिक्के का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? तो कुषाण शासकों ने किया था। और कुषाण शासकों में किसने किया था? तो विम कैडफिसस ने किया था। किसने किया था? विम कैडफिसस ने किया था। ठीक है। स्यादवाद जो है जैन धर्म का मूल आधार हुआ करता था, इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। वेदांत की संख्या कितनी है? 108 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, इस 6 वेदांग है। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ मित्रों क्या है? यहाँ पे क्या लिखा गया है? साम का अर्थ 1 मिनट हम देख लेते हैं, PDF में सही नहीं आया है। साम का अर्थ जो है, आप बताइएगा साम का अर्थ क्या होता है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। साम का अर्थ शायद इन्होंने गान लिखा है। ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। यह वास्तव में गुप्त वंश का है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ करता था कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। PDF आपको 24 घंटे बाद मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है आपके सामाजिक अध्ययन के इतिहास सब्जेक्ट को, सिलेबस को पूरी तरह के कवर अप करने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया गया है।
कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे रहा हूं। आप वहां से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और जो पीडीएफ है आप उसे निकलवा के पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी सुविधा नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। परीक्षा देने से पहले आपके लिए 60 नोट्स जो हमारी तरफ से दिया जा रहा है, एक बार पढ़ करके जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करके जाएंगे। ठीक है, प्रयास करिए बेहतर करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आपको निशांत ज्ञान की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आप बेहतर करें। हमारे जीवन का ध्येय ही यही है कि सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए आपको आगे बढ़ाने का दायित्व तो हमने जब से उठाया 2021 बैच के लोगों को, तब से हमें लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अकेले अपने जीवन में बेहतर कर पाता है, लेकिन अगर हमारी वजह से 1000 घरों में दीपक जल जाता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और यही पूरे जीवन का हमारा लक्ष्य हो गया है। और निश्चित रूप से इस लक्ष्य को पूरा करने में आप सभी लोग हमारा सहयोग और सपोर्ट करते रहेंगे। इसी के साथ यह कारवां बढ़ता रहेगा। कौन कहता है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ अनभिज्ञ दुआओं का काफिला चल रहा है। इस बात को हम भी समझते हैं और आप भी समझते होंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं हमें दुआएं देते हैं, हम भी बेहतर करने के लिए ईश्वर से अपने आप में हिम्मत जुटा पाते हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं। फिर से कहूँगा, अपने आप को कभी कमज़ोर मत होने देना। यह संघर्ष आप जिस दौर में जी रहे हैं, यह संघर्षों का जीवन है। निश्चित रूप से एक दिन आपके यहाँ भी खुशियों का माहौल आएगा। ये चक्र है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बिना रात के कभी सूर्य उदय नहीं होता है और बिना संघर्ष के कभी सफलता का स्वाद नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।